उत्तर प्रदेश में बरेली के खजुरिया गांव में उर्स के मौके पर चादर जुलूस निकाले जाने पर बवाल खड़ा हो गया। वहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चादर जुलूस लेकर निकले, लेकिन गांव के हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने जुलूस का रास्ता रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस का एक्शन शुरू करना पड़ा। इसने उर्स के लिए निकाले जा रहे उस चादर जुलूस को रोकने की कोशिश करने वालों को वहां से खदेड़ दिया। कई लोगों को पुलिस वालों ने वहां से अलग किया ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से निकाला जा रहा चादर जुलूस बगैर किसी बवाल के बरेली के खजुरिया गांव को पार कर जाए। इस दौरान हिंदू पक्ष के कुछ लोग लगातार इसका विरोध जताते रहे। हिंदू समुदाय के उन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से पैसे लेकर उनका साथ दिया। ये 6 लोग हैं, इन लोगों ने पैसा खाया है, इनने पैसा खाया, लाठी उठाई है। उनके मुताबिक 2 साल पहले पुलिस के अधिकारियों के सामने यह तय हुआ था कि चादर जुलूस गांव से शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। जब वो गांव से गुजरेगा तब लाउडस्पीकर वगैरह नहीं बजाए जाएंगे। हिंदू समुदाय के उन लोगों ने दावा किया कि जुलूस निकालने वालों ने उन नियमों को नहीं माना, इसी वजह से उनका विरोध किया गया। उन्होंने चादर निकाली हैं, डीजे और उस पर प्रतिबंध था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब कुछ किया और करने के बाद पत्थर भी बरसाए हैं। हिंदू समुदाय के उन लोगों के मुताबिक पिछले साल भी जुलूस निकालने वालों ने नियमों की अनदेखी की थी। उन्होंने दावा किया कि उसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और उन्होंने आरोप लगाया कि एक्शन न लिए जाने की वजह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस साल पिछले साल से बड़ा जुलूस निकाला। इसी के बाद खजुरिया गांव में रहने वाले हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उनका रास्ता रोकने की कोशिश भी की। इसकी वजह से बरेली के खजुरिया गांव में भारी बवाल मच गया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समझौते के हिसाब से ही चादर जुलूस निकाला। जुलूस लिखित समझौते के अनुरूप ही चल रहा है। लगातार व्यवधान पैदा करने वाले इन लोगों को डांट फटकार कर वहां से हटाया गया। इस हंगामे के बाद बरेली के खजुरिया गांव में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के कई जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस वाले गांव की गलियों में गश्त करते नजर आए। प्रशासन बेहद सतर्क है। यहाँ पर गली गली में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। दूसरी तरफ जुलूस का विरोध करने वाले हिंदू समुदाय के लोग उससे नाराज नजर आए। वो लाठीचार्ज और एकतरफा कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए इस बात की शिकायत करने के लिए थाने पहुंच गए। गुजरात के अहमदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद बवाल हो गया। छात्र की हत्या का आरोप उसी की क्लास में पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र पर लगाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच स्कूल में किसी मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र ने अपने बैग से चाकू निकाला और उस बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के बीच उस बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और जैसे ही उस बच्चे की मौत की खबर लोगों को मिली, वो बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने वहां बवाल कर दिया और स्कूल में तोड़फोड़ की। स्कूल के बाहर उस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे और उनके परिवार के लोग इकट्ठा हुए। उनके साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ भी वहां पहुंच गई। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्से में तमतमाए लोगों ने 7th डे स्कूल नाम के उस स्कूल के गेट को तोड़ने की कोशिश की। बवाल कर रहे लोगों को रोकने के लिए भारी संख्या में वहां पुलिस वाले तैनात दिखे। पुलिस वालों और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करते दिखे, जबकि पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान एक छात्रा स्कूल के गेट के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती दिखी। हालांकि पुलिस कर्मियों ने उस छात्रा को रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्कूल के गेट पर बवाल चलता रहा और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिवारों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल पर भी कार्रवाई करने की मांग कर दी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि स्कूल के अंदर बच्चे पर चाकू से हमला करने की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां भेज दी गई थी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक स्कूल में जिस लड़के को चाकू गोद कर मारा गया वो सिंधी समुदाय का था, जबकि हत्या का आरोप उसी की क्लास में पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के एक बच्चे पर लगा। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि स्कूल की सीढ़ियों से उतरते समय दोनों छात्रों के बीच महज कोहनी टकराने के बाद झगड़ा शुरू हुआ था, लेकिन मामूली झगड़े में आरोपी छात्र ने गुस्से में अपने बैग से चाकू निकाला और सामने खड़े छात्र पर कई वार कर दिए। चाकू से हमला होते ही वो छात्र सीढ़ियों के पास ही गिर गया। स्कूल में दहशत मच गई।
आनन फानन में स्कूल प्रशासन ने घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया। इस हमले की खबर मिलते ही स्कूल पहुंचे पुलिस वालों ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अस्पताल में घायल छात्र की मौत के बाद अहमदाबाद में सिंधी समुदाय के लोगों के साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने स्कूल को घेर लिया। इसमें जिस बच्चे की डेथ हुई वो सिंधी समाज से आता है और जो उसमें मेन अक्यूज है वो मुस्लिम समाज से। हंगामे के दौरान गुस्से में आग बबूला लोग पुलिस वालों से भिड़ते दिखे। एक पुलिसकर्मी की तो वर्दी तक फाड़ दी गई। लोगों के गुस्से और बढ़ते बवाल को देखते हुए 7th डे स्कूल की सुरक्षा के लिए और ज्यादा फोर्स बुलानी पड़ी, ताकि बवाल कर रहे लोग कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे इलाके का माहौल बिगड़ जाए। हालांकि भारी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी स्कूल के अंदर घुसने में कामयाब हो गए और स्कूल में घुसने के बाद उन्होंने वहां रखे सामान पर गुस्सा निकाला। 7th डे स्कूल के ऑफिस में फर्श पर टूटा हुआ टीवी, बिखरे हुए कांच के टुकड़े और टूटा फर्नीचर दिखाई दिया। हालांकि इस बवाल के दौरान की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें दिखा कि भीड़ को स्कूल के ऑफिस में घुसने से रोकने के लिए कुछ पुलिस वालों ने पूरी ताकत लगा दी। अंदर तोड़फोड़ के बाद गुस्से से तमतमाए लोग स्कूल के बाहर लगे बोर्ड पर टूट पड़े। हंगामे के दौरान प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने स्कूल में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। सेफ्टी नहीं है तो स्कूल में रहना क्यों? हम हमारे फ्यूचर के लिए आते थे, ये सब थोड़ी। और ऐसा सब होता क्यों है स्कूल में? 7th डे स्कूल में छात्र की चाकू मारकर हत्या होने के बाद भड़की एक बच्चे की मां ने तो स्कूल प्रशासन पर भड़ास निकाली। ये खर्चा वो एकदम जिम्मेदारी से लेते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, बच्चों के संस्कार की बात आती है, पढ़ाई की बात होती है, उसमें जीरो। पुलिस वालों ने इस मामले में आरोपी और स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों की नाराजगी थोड़ी कम हो सकी। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता को बहाल करने का आदेश दिया। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2022 के हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने भी इस फैसले पर मोहर लगा दी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने जलालाबाद का नाम बदले जाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन के झगड़े को लेकर एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। इस हमले में परिवार के 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर हरियाणा के भिवानी से 19 साल की मनीषा नाम की लड़की का शव तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के एम्स लाया गया। इससे पहले भिवानी के सिविल अस्पताल और रोहतक के मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। दोनों ही जगह रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि मनीषा के परिवार ने आशंका जताई कि पहले मनीषा का रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा स्कूल में टीचर थी। वो 11 अगस्त की सुबह नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरने गई थी। शाम होने के बाद जब वो नहीं लौटी तो परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। तुरंत पुलिस और परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और फिर 13 अगस्त को खेत में उसका शव मिला था, जिसके बाद पूरे भिवानी में हाहाकार मच गया था। संदिग्ध हालात में मनीषा का शव मिलने के बाद गांव वालों ने हंगामा कर दिया था। शक जताया गया कि मनीषा का पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। भिवानी में पंचायत हुई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को रोकने के लिए लोगों ने ढाणी लक्ष्मण गांव की तरफ जाने वाली सड़कें बंद कर दी। लोग सड़क और रास्ते पर धरने पर बैठ गए। ऐलान किया गया कि जब तक दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार और पंचायत ये चाहता है हमारी बेटी के एम्स के डॉक्टर सैंपल लें और सैंपल लेने के बाद हम पूरा समाज दाह संस्कार करें। मामले की गंभीरता को देखते हुए मनीषा का शव तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया। हालांकि 2 बार शव का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। पहली बार भिवानी के सिविल अस्पताल में, दूसरी बार रोहतक में। दोनों ही बार पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन मनीषा के परिवार वाले अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया और सरकार से इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की। परिवार वालों के मुताबिक उनकी बेटी किसी भी कीमत पर खुदकुशी नहीं कर सकती, जबकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनीषा के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि मनीषा की मौत जहर खाने से हुई थी। इसी वजह से आशंका जताई गई कि मनीषा ने खुदकुशी की थी। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। वो स्कूल में टीचर थीं और 11 अगस्त की सुबह नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरने गई थी। मनीषा के घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मनीषा की तलाश शुरू की गई और फिर 13 अगस्त को उसका शव खेत से मिला था। चेहरा जला हुआ था और गर्दन पर गहरे घाव थे। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की, जिसे सरकार ने मान लिया। सीबीआई जांच करवाने की वो भी मांग ली गई है। एम्स में मेडिकल करवाने की जो भी मांग थी हमारी वो मांग ली गई है। इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इसमें कूद पड़ा। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट डाली गई जिसमें मनीषा को इंसाफ दिलाने का ऐलान किया गया। मनीषा की मौत के बाद से भिवानी में तनाव बन गया। इसे देखते हुए भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। गांव के बाहर 3 जिलों की पुलिस तैनात कर दी गई ताकि माहौल बिगड़ने से रोका जा सके। इधर मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी को 13 दिन बाद रेलवे पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक 29 साल की अर्चना परिवार वालों की पसंद से शादी नहीं करने से बचने के लिए या परिवार वालों की पसंद से शादी करने से बचने के लिए जानबूझकर चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। दावा किया गया कि उसने इस प्लान में सारांश और तेजेंद्र सिंह नाम के 2 लड़के उसमें शामिल थे। हालांकि ये सभी दावे पुलिस की तरफ से किए गए। अर्चना तिवारी का इस पर कोई जवाब नहीं आया। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की परीक्षा के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। परिवार के मुताबिक अर्चना 7 अगस्त को इंदौर रेलवे स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी थी और ट्रेन के भोपाल पहुंचने तक उनकी अपने परिवार वालों से बातचीत भी हुई थी। लेकिन भोपाल के बाद अर्चना का मोबाइल फोन बंद हो गया था। अर्चना के लापता होने के बाद उनके परिवार ने रेलवे थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके परिवार की शिकायत मिलने पर रेलवे पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और उन्हें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर से बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने बताया कि अर्चना के परिवार के लोग लगातार उन पर शादी का दबाव बना रहे थे और पटवारी के पद पर तैनात एक लड़के से उनका रिश्ता भी तय कर दिया था, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। और बताया गया कि शादी से बचने के लिए अर्चना तिवारी ने सारांश नाम के लड़के के साथ मिलकर अपनी गुमशुदगी का ये प्लान बनाया था। इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। पुलिस के मुताबिक अर्चना तिवारी और सारांश के साथ सारांश का एक दोस्त तेजेंद्र सिंह भी इस प्लान में शामिल था। बताया गया कि जनवरी महीने में सारांश और सिविल जज बनने के इम्तिहान की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी एक ट्रेन में मिले थे और उनकी दोस्ती हो गई थी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया। पुलिस के मुताबिक इस प्लान के तहत इंदौर रेलवे स्टेशन पर 7 अगस्त को अर्चना कटनी जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी थी और कटनी पहुंचने से पहले इटारसी में उतर गई थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने ट्रेन में अपने कपड़े बदल लिए थे ताकि आसानी से उनकी पहचान न हो सके। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए वो इटारसी रेलवे स्टेशन पर न उतरकर आउटर एरिया पर उतरी थी। बताया गया कि वहां से वो सारांश के साथ सड़क के रास्ते रवाना हुई थी और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर पहुंच गई थी, लेकिन रेलवे पुलिस ने उनका पता लगा लिया। उधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने वाले एक लड़के की हत्या से सनसनी मच गई। अंकुल नाम के उस लड़के के परिवार वालों के मुताबिक उसने करीब 5 महीने पहले गांव की एक लड़की के साथ भागकर मंदिर में शादी कर ली थी। अंकुल के परिवार का आरोप है कि इसी वजह से उस लड़की के परिवार वालों ने अंकुल की हत्या करवा दी। उन्होंने दावा किया कि अंकुल दवा लेने के लिए दुकान तक गया था और उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की के परिवार वालों ने अंकुल को एक खाली मकान में ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अंकुल पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उसका घाव इतना गहरा था कि अंकुल ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। अंकुल के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि करीब 5 महीने पहले उसने गांव की एक लड़की के साथ मंदिर में शादी कर ली थी। उसकी लड़की के साथ शादी किया था मंदिर में जाके, और कुछ नहीं, वही रंजिश ने इसको मारे घर में ले जाके। पुलिस ने आशंका जताई कि इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद अंकुल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।
लड़की के परिजनों से और उस मृतक से कहासुनी और वाद विवाद बढ़ गया, जिसमें उनके बीच में मारपीट होने लगी। इस घटना के बाद पुलिस ने अंकुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके अलावा अंकुल की मां और उनके पिता के बयान भी दर्ज किए जाएंगे ताकि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जा सके। इधर यूपी के उन्नाव में 2 ट्रकों में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 ट्रकों में आग लगने से उनके ड्राइवरों समेत 3 लोगों की जान चली गई। उन दोनों ट्रकों के बीच पहले जोरदार टक्कर हुई और उनमें भीषण आग लग गई। ये दर्दनाक हादसा बांगरमऊ इलाके में हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में विशाल नाम के 25,000 के एक इनामी बदमाश और उसके एक साथी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान विशाल ने गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। विशाल पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। इसको पुलिस मुठभेड़ के अंदर गिरफ्तार किया है। इसका एक साथी आकाश भी साथ में गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोगों से लूटपाट करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लग गई। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी किया गया सामान बरामद करने का भी दावा किया गया। उधर छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के जिला अस्पताल में एक महिला गार्ड पर एक मरीज को इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया गया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अपने भतीजे का इलाज करवाने के लिए उस अस्पताल गए थे। वहां डॉक्टर को दिखाने के बाद वो अपने भतीजे को इंजेक्शन लगवाने के लिए एक वार्ड में ले गए और दावा किया गया कि वहां नर्स की जगह एक महिला गार्ड मरीज को इंजेक्शन लगा रही थी। उस वार्ड में एक बेड पर एक महिला उल्टी लेटी नजर आई। उनके बगल में वो गार्ड खड़ी हुई थी। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनके हाथ में इंजेक्शन भी नजर आया। अपने भतीजे के इलाज के लिए आए व्यक्ति ने तुरंत उनकी फोटो खींच ली। इसके बाद उन्होंने इसका विरोध भी जताया। मैंने विरोध किया कि भाई आप जो है एक गार्ड हैं, आपको कैसे किसने परमिशन दिया है इंजेक्शन आप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक जब उन्होंने उस अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से इसे लेकर सवाल किए तो उन्होंने इसे प्रैक्टिस का नाम दे दिया। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद उस नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया जिनकी ड्यूटी उस वार्ड में थी। सिस्टर जो भी वहाँ रही होंगी उनकी जवाबदारी होती है इंजेक्शन लगाना, उनसे ही जवाब लिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सामने आने से लोग भड़क गए। उन्होंने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि सरकारी अस्पतालों के हाल देखकर यह नहीं पता चलता कि सरकारी अस्पतालों की क्या वैल्यू है, यह पता चलता है कि पब्लिक की क्या वैल्यू है। गरियाबंद के जिला अस्पताल में आरोप लगा कि एक गार्ड इंजेक्शन लगा रही थी और एक्शन लेने की बात पर क्या कहा जा रहा है कि यह तो नर्स की ड्यूटी थी। थैंक यू, ये बताने के लिए थैंक यू ये कि नर्स की ड्यूटी थी, आपने बता दिया। कह रहे हैं कि ड्यूटी पर जो नर्स थी उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं लगा रही थी इंजेक्शन, गार्ड क्यों लगा रही थी। बस ये हो गया एक्शन। बाकी किसी को पता नहीं था वहां गार्ड इंजेक्शन लगा रही हैं। ये अधिकारी लोग समझते क्या है पब्लिक को। नियम भी ये बनाएंगे, नियम फॉलो नहीं होने पर क्या होगा वो भी यही तय करेंगे। जो होगा वो इन्हीं की नाक के नीचे होगा और यही उस पर एक्शन भी लेंगे और फैसला भी सुनाएंगे। बेधड़क कोई गार्ड इंजेक्शन लगा रही है और कह रहे हैं कि नर्स से पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ। कोई चोरी छिपे नहीं हो रहा था, ये सबके सामने हो रहा था। पब्लिक को कैसे पता चला कि जो इंजेक्शन लगा रही हैं वो गार्ड हैं? क्योंकि उन्होंने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, यानी खुल्लम खुल्ला हो रहा था ना, धड़ल्ले से हो रहा था ना। जब गार्ड यूनिफॉर्म पहनकर ही इंजेक्शन लगा रही थी तो कोई डर थोड़ी था कि कोई कुछ बोल देगा, कोई अधिकारी लगवा लेगा अपने बच्चे को किसी गार्ड से इंजेक्शन। कहीं वार्ड बॉय मरीज देख रहे हैं, कहीं डॉक्टरों के ड्राइवर देख रहे हैं, यहां ये गार्ड इंजेक्शन लगा रही हैं। लेकिन कोई सीरियसली ले रहा है? सीरियसली ले रहा होता कोई तो ये एक्शन होता कि नर्स से पूछेंगे। अरे अधिकारियों से क्यों नहीं पूछेंगे? अधिकारियों से क्यों नहीं पूछेंगे? जिनके अधीन ये अस्पताल है उनके लिए ऑर्डर पास करके दिखाओ कि इनके परिवार वालों को अब से इंजेक्शन गार्ड ही लगाया करेंगे। लेगा कोई ऐसा एक्शन? पब्लिक के पैसे से चल रहे हैं ना ये अस्पताल। प्राइवेट में ऐसा कोई करता तो अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी देकर कुछ लेने देने के लिए पहुंच जाती टीमें। वहां पहुंचती है नहीं पहुंचती। यहां सरकारी नौकरी है तो आराम से कह रहे हैं कि नर्स से पूछेंगे। शर्म भी नहीं आती इनको। पोलियो का उन्मूलन हुआ हो या ना हुआ हो, सरकारी लोगों की शर्म का उन्मूलन पूरा हो चुका है इस देश में।
पब्लिक के पैसे से तनख्वाहें पता नहीं किस बात की ले रहे हैं। कौन चेक करेगा कि अस्पताल के वार्ड में कोई ऐसा तो नहीं आ गया जिसको ये नहीं, वहां नहीं होना चाहिए? कौन चेक करेगा? गार्ड चेक करेगी। तो यहां तो गार्ड ही इंजेक्शन लगाने में लगा दी। या तो वहां गार्ड की जरूरत नहीं है, खाली बैठी हैं, तो आपने इंजेक्शन लगाने में लगा दिया। या नर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि नर्स का काम तो गार्ड से ही करवा लेते हो आप। काहे बर्बाद कर रहे हो पब्लिक का पैसा? पब्लिक की सेहत की कोई चिंता नहीं, पब्लिक के पैसे की चिंता कर लो। गार्ड से इंजेक्शन लगवा रहे हो, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या होगा, किसी ने सोचा? कैसे नहीं है बड़े से बड़े अधिकारी जिम्मेदार इसके लिए? ये छोटी सी बात नहीं है, ये छोटी सी बातें नहीं होती। गरीब आदमी छोटा आदमी नहीं होता, छोटा है आपका किरदार। 100 बात की एक बात। उधर यूपी के बलिया में गो तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में गो तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि वो लोग कुछ गायों की तस्करी करके बिहार ले जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक महिला सफाई कर्मी ने तेजाब पीकर अपनी जान दे दी। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि सोनू यादव नाम का आदमी आए दिन उस महिला को परेशान करता था। महिला ने पुलिस में उसकी शिकायत भी की थी। दावा किया गया कि कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने खुदकुशी कर ली। कोतवाली रिपोर्ट की, कोई सुना नहीं गई। फिर क्या हुआ? पंजाब के गुरदासपुर में एक दुकान के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त वो अपनी दुकान बंद कर घर लौटे, उस वक्त बाइक सवार 2 बदमाश वहां आए और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। पंजाब के जालंधर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर गोलियां चला दी गईं। पुलिस के मुताबिक वो कुछ सामान लेने के लिए घर से निकले थे। इस दौरान जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोलियां चला दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और वहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुल बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से आकाश साहू नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि राजनांदगांव के कन्हारपुरी इलाके में पुल बनाने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था, उसे रात के वक्त ढका ही नहीं गया था। अंधेरे की वजह से आकाश उस गड्ढे को देख नहीं पाए और वो अपनी बाइक समेत गड्ढे में गिर गए, और वो भी इतनी तेजी से कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब जब तक वो ये देख पाते कि सामने गड्ढा है, तब तक वो अपनी बाइक समेत उसमें जा चुके थे। कन्हारपुरी इलाके में पुल के लिए खोदे गए उस गड्ढे में गिरने से आकाश साहू की मौत हो गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने पुल बनाने के लिए सड़क के बीचों बीच जो गड्ढा खोदा, उसे ढका नहीं गया था। उसके एक तरफ लोहे का एक बैरिकेड नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कोई निशान नहीं था जिसे देखकर कोई रुक जाए। इसी वजह से आकाश साहू को भी खतरे का अंदाजा नहीं हुआ और वो बाइक समेत उस गड्ढे में जा गिरे। कन्हारपुरी में एक निर्माणाधीन गड्ढा था जो कि पुल बनाने के लिए किया गया था। उसमें वो मोटरसाइकिल सहित गिर गया और उससे दुर्घटना उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से आकाश के शव को उस गड्ढे से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां के कई लोगों ने हंगामा जारी रखा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें यह भरोसा दिया कि इस मामले में अच्छी तरह से जांच कराई जाएगी और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इधर देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच ऐसा ही एक मामला दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी सामने आया। वहां इंदिरापुरम इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक आवारा कुत्ते ने एक महिला पर हमला कर दिया। सोसाइटी में ही रहने वाले एक पशु प्रेमी उस कुत्ते को सोसाइटी की लिफ्ट में ले आए थे, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो कुत्ता तेजी से बाहर दौड़ा और उसने सामने खड़ी महिला का पैर दबोच लिया। क्योंकि दरवाजा खुलते ही वो कुत्ता उन पर झपट पड़ा। ऐसा होते ही उस कुत्ते के साथ मौजूद वो पशु प्रेमी भी लिफ्ट से बाहर आया और उसने कुत्ते को इशारे से लिफ्ट के अंदर जाने के लिए कहा। उस आदमी ने उस महिला की तरफ देखा जरूर, लेकिन उनकी मदद नहीं की। वो जिस लिफ्ट से आया था उसी से चला गया। बताया गया कि वो कोई पालतू कुत्ता नहीं था, इसी वजह से वो कुत्ता ना तो किसी चेन से बंधा था, ना ही किसी रस्सी से। वो पूरी तरह खुला घूमता नजर आया। हमले के बाद भी पशु प्रेमी ने उस कुत्ते को नहीं पकड़ा। दूसरी तरफ कुत्ते के हमले से खौफ में आई महिला ने दूसरी लिफ्ट से जाना सही समझा। वो लंगड़ाते हुए उस लिफ्ट में चढ़ी और दर्द से कराहती दिखाई दी। उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि कुत्ते ने उनके पैर में बुरी तरह काट लिया। इसी वजह से उनका चल पाना मुश्किल हो गया। और आवारा कुत्तों के मुद्दे पर मचे हंगामे के बीच दिल्ली में नगर निगम की एक टीम पर लोगों ने हमला कर दिया।
वो टीम दिल्ली के रोहिणी इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने गई थी। उसने कुछ कुत्तों को पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया था, लेकिन इसी बीच कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाले 15 से 20 लोगों ने उन्हें घेर लिया। भड़के हुए लोगों ने उस गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी जिसमें कुत्तों को रखा गया था। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि उन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों से बदसलूकी और मारपीट भी की। और तो और उन्होंने पकड़े गए आवारा कुत्तों को जबरदस्ती छुड़वा लिया, जबकि एमसीडी के कर्मचारी ऐसा न करने की गुहार लगाते रहे। नहीं मैडम, क्या हम कुत्ता खुलवाएंगे? पहले तुम्हारी मैडम को भी देख लेंगे। उतारो, उधर है दूसरे गेट में, जाओ जल्दी। कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाले 15 से 20 लोगों ने एमसीडी की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने उसमें तोड़फोड़ भी की। हैरान कर देने वाला मामला रोहिणी के केएन काटजू मार्ग थाना क्षेत्र का रहा। वहां आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए गई नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया गया। आरोप लगा कि कुत्तों को छोड़ने की मांग कर रहे लोगों ने एमसीडी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इसीलिए आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी गई। इस इंसिडेंट का वीडियो हमें मिला है, वो फुटेज को वो टीम एग्जामिन कर रही है और उनको आइडेंटिफाई कर रही है। पुलिस ने एमसीडी की टीम पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया और बाकी लोगों की तलाश तेज कर दी। सौ बात की एक बात है कि आवारा कुत्तों से हमदर्दी रखने वाले लोग पहले कोर्ट के ही फैसले का हवाला देते थे। लोग सड़कों पर कुत्तों के हमलों में घायल होते रहे, लोगों की जान जाती रही, बच्चों की जान जाती रही, बुजुर्गों की जान जाती रही। हर बार यही कहा जाता रहा कि ये तो कोर्ट का आदेश है कि आप कुत्तों को उनकी जगह से हटा नहीं सकते। नगर पालिका वाले अगर उनकी नसबंदी भी करेंगे तो उसी जगह छोड़ेंगे जहां वो कुत्ते रहते हैं। लोग उनको खाना खिलाएंगे तो उनके लिए जगह देनी पड़ेगी। ये नियम है, ये कोर्ट ने कहा है। यही लोग बार बार कोर्ट 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 कहते रहे, नियम 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 कहते रहे, एबीसी रूल कहते हैं। और अब जब कोर्ट ने इतने सारे हमले होने के बाद और रोज आवारा कुत्तों के हमलों की तस्वीरें आने के बाद यह कह दिया कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डाल दो, तो यही लोग नगर पालिका वालों पर हमले कर रहे हैं। पहले तो आप ही कोर्ट का हवाला दे रहे थे, तो ये नगर निगम वाले कोर्ट के कहने पर ही तो कर रहे हैं। आप कोर्ट से सहमत नहीं हो तो आप कोर्ट में भी चले गए। तो ये अटैक करने का क्या मतलब है? कुत्तों को छुड़वाने का क्या मतलब है? नगर निगम के कर्मचारियों पर हमले का क्या मतलब है? रोज तस्वीरें आ रही हैं कुत्तों के हमलों की। इंदिरापुरम में बता रहे हैं एक पशु प्रेमी आवारा कुत्ते को ही लिफ्ट में ले गए थे। जो तस्वीरें आई हैं, कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया, तो महिला की मदद करने नहीं आए। मतलब कुत्तों पर अदालत कुछ कहेगी तो आप पोस्टर लेकर कंपैशन का पाठ पढ़ाने निकल पड़ते हो दुनिया को, और एक महिला को आपके सामने काट लिया, कोई हमदर्दी नहीं, कोई कंपैशन नहीं। आप तो जीव प्रेमी हो ना। इंसानों के बच्चे जीव नहीं हैं क्या? कुत्तों के बच्चे जीव हैं। इंसानों के बच्चों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। और कोर्ट के आदेश पर नगर निगम के कर्मचारी ड्यूटी करने निकले तो उनको ड्यूटी भी नहीं करने दोगे। अदालत में गए थे ना आपके वकील, हार गए तो अपनी फ्रस्ट्रेशन नगर निगम वालों पर निकाल रहे हो। ये क्या लॉबी बनी हुई है? जो लोग वाकई कुत्तों के साथ बेरहमी नहीं होने देखना चाहते ना, वो भी आपकी हरकतें देखकर कुत्तों के लिए आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अरे लोग कुत्तों के दुश्मन नहीं हैं, लोगों को डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि कुत्तों के हमलों में लोग घायल हो चुके हैं, लोग मारे जा रहे हैं। उन लोगों की कोई लॉबी नहीं है। सिर्फ कुत्ते ही बेजुबान नहीं है, वो लोग भी बेजुबान ही हैं जिनको कुत्ते काट लेते हैं और उनको रेबीज से बचने के लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी जान चली जाती है, जो घायल हो जाते हैं, उनके घर वाले पोस्टर लेकर कंपैशन का पाठ पढ़ाने वाली रैलियां नहीं निकालते। नगर निगम वालों पर हमला करके आप कोई कंपैशन वाला चेहरा नहीं दिखा रहे हो अपना, आप कुत्तों का ही केस कमजोर कर रहे हो। इंदिरापुरम में महिला पर हमला कर दिया, उस आदमी के सामने कुत्ते ने हमला कर दिया और वो महिला से पूछने तक भी नहीं गया कि क्या हुआ। ऐसे लोगों पर हमला नहीं होगा। जो नगर निगम वाले कुत्तों को पकड़ने जाएंगे उन पर हमला कर दोगे। उनको झुंड में जाकर डराना चाहते हो क्या, ताकि वो कुत्तों को पकड़ने की ड्यूटी ना करें? ड्यूटी कर रहे हैं वो। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके जजों को कुछ बोलने की हिम्मत तो है नहीं आपकी। सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोलो, कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उस पर आप धौंस दिखा रहे हो। जिसके घर में कुत्तों के काटने से किसी अपने की जान गई हो ना, उनका सामना करने का कंपैशन है आप में? कंपैशन
कंपैशन का तो नाम भी मत लो आप, अगर ऐसे हमले कर रहे हो लोगों पर जो अपना काम कर रहे हैं। 100 बात की एक बात। इधर यूपी के उन्नाव में 6 साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में घर के बाहर खेल रहे 6 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। कुत्तों ने बच्चे की गर्दन को बुरी तरह नोच डाला। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोगों ने उसे बचाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। तो कुत्ता पकड़ लिया, खेल रहा था बच्चा। कितने कुत्ते थे? 3। झारखंड की राजधानी रांची में एक सरकारी स्कूल के एक शिक्षक पर उनके स्कूल की छात्राओं ने छेड़छाड़ करने, अश्लील वीडियो दिखाने और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया, जबकि स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि आरोपी शिक्षक निर्दोष हैं। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के पूर्व नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अमरेश राय के घर पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। वहां पहुंचे बदमाशों ने न सिर्फ गोलियां चलाईं, बल्कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। बाद में अमरेश राय ने आशंका जताई कि उनकी हत्या करने की नीयत से हमला किया गया। 10-12 गो अपराधी था जो कई बार जेल जा चुका है। हमको हत्या करने के लिए घर पे आके गोली चलाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र की रही। इलाके के लोगों ने आशंका जताई कि महिला की हत्या की गई, क्योंकि शव पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में केमिकल से भरे एक टैंकर में आग लगने से दहशत मच गई। टैंकर बेकाबू होकर सड़क के बीच मौजूद डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया। इसकी वजह से उस टैंकर में भयानक आग लग गई और इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें वहां पहुंच गई। उन्होंने आग पर काबू पाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ से उस धधकते टैंकर पर पानी डाला गया, जबकि दूसरी तरफ से उस पर आग बुझाने वाले केमिकल का छिड़काव किया गया। टैंकर में लगी आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से ही उसका धुआं नजर आ रहा था। हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक टैंकर के पलटने के बाद उसमें कई धमाके हुए, जिनकी आवाज सुनकर वो दहल गए। पुलिस के मुताबिक उस टैंकर में आग लगते ही ड्राइवर और उसका साथी फरार हो गए। ऐसे में ये पता नहीं चल पाया कि टैंकर कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। अभी हम लोग देख रहे हैं ये केमिकल कहां से कहां जा रहा था, क्योंकि चालक वहां पर मौजूद नहीं था। चालक वहां से भाग गया था। पुलिस के मुताबिक टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था और क्योंकि उसमें केमिकल भरा हुआ था, उसमें तुरंत आग लग गई। इसके बाद वहां पहुंची दमकल की टीमों ने पहले उस हाईवे को बंद किया और फिर आग बुझाने में जुट गए। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक को बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाना भारी पड़ गया, क्योंकि जिले के परिवहन विभाग ने उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया। मेराज मलिक डोडा विधानसभा सीट से विधायक हैं और कुछ दिन पहले ही वो अपने क्षेत्र में मोटरसाइकिल से जाते दिखाई दिए थे। बाइक पर मेराज मलिक के पीछे एक और व्यक्ति बैठे नजर आए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन दोनों ही लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक की मोटरसाइकिल के ठीक पीछे उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की गाड़ी भी चल रही थी। लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब एमएलए के बिना हेलमेट बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। सड़क यातायात नियमों की अनदेखी को लेकर उनकी जमकर आलोचना की गई। यही वजह रही कि डोडा जिले के परिवहन विभाग ने एक्शन ले लिया। उसने विधायक मेराज मलिक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ट्रैफिक नियमों के मामले में किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती, चाहे वो एमएलए हो या कोई आम आदमी। उधर ठगी के मामले में भोजपुरी गायक पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी की कोर्ट ने ठगी के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। पवन सिंह और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उनके खिलाफ एक होटल कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर पोस्टर के जरिए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। वहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे उस पोस्टर के बीच में रथ पर सवार भगवान कृष्ण की तस्वीर दिखी, जबकि कृष्ण के दाईं ओर राहुल गांधी और बाईं तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर नजर आई। पोस्टर पर वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध भी लिखा गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 3.3 और 4.0 तीव्रता के 2 भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। 2 घंटे में 2 बार आए भूकंप से लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक इन भूकंपों का केंद्र धर्मशाला और चंबा के बीच रहा। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यमुना नदी के बेकाबू होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां लोनी थाना क्षेत्र के कई गांव नदी से आए पानी में डूब गए।
मकानों में पानी भरने से उनमें रह रहे लोगों को वहां से हटना पड़ गया। कुछ लोगों ने तो रास्ते के किनारे टेंट लगाकर उनमें पनाह ली। खाने पीने के व्यवस्था कोई नहीं, बाल बच्चा सब इतनी को रो रहा है, भूखले प्यासले सब रो रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहां रास्ते पर मलबा इकट्ठा हो गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस घटना के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद करना पड़ा। बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया और थापना इलाके में तो भारी भरकम चट्टान ही टूटकर गिर गई, क्योंकि ऊंचाई से एक बहुत ही बड़ा पत्थर तेजी से गिरता नजर आया। इसके बाद पहाड़ से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। फिर तो एक के बाद एक कई छोटे और बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लग गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे ट्रकों और गाड़ियों को चलाने वाले लोगों की सांसें अटक गईं। वो लोग पत्थरों को देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें कुछ ट्रकों और गाड़ियों में सवार लोगों ने तो रिवर्स गियर में गाड़ी पीछे करनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही दूरी पर उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उनके पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस बीच वहां तेज बारिश होती रही। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के दौरान पहाड़ खिसकने की यह घटना हुई। बिलासपुर के थापना इलाके में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पहाड़ से पत्थरों की बौछार हुई और हाईवे से गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी गई। वहां कुछ दिन पहले भी पहाड़ खिसकने की घटना हुई थी और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। उधर हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू में फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अचानक आई बाढ़ से वहां का एक नाला उफान पर आ गया और उसका पानी वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। और इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे मकानों के सामने नदी बह रही हो। वहां पानी के साथ मलबा बहता नजर आया, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। वहां इतनी तेज रफ्तार में पानी आया कि उसकी चपेट में आने से कई बड़े बड़े पेड़ टूट गए और सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ। और ये नाला बहुत जोर से आया, सारा पानी रोड में आया हुआ है। इतने बड़े बड़े पेड़ और बहुत से वाहनों को भी नुकसान पहुंचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 3 बजे वहां फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आई, जिसके बाद वहां सब कुछ पानी पानी हो गया। सुबह जब लोगों की आंख खुली और उन्होंने अपने मकानों से बाहर निकलकर देखा तो चारों तरफ पत्थर और मलबा बिखरा दिखाई दिया। इसके अलावा सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मलबे में धंस गईं। इसके बाद वहां पहुंची प्रशासन की टीम ने हालात का जायजा लिया और सड़कों को साफ करने का काम शुरू कर दिया। तो चलना करने का फायदा क्या, लोग ऊपर ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इस नाले का चलना इसको जो है खुला रखें। कुल्लू में पूरी रात जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से वहां के नदी नाले उफान पर आ गए और वहां अचानक बाढ़ आ गई। बड़ी खबर आई भारत और चीन के बीच हुए अहम समझौतों से जुड़ी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे के दौरान भारत को चीन रेयर अर्थ मेटल देने को तैयार हो गया। चीन ने जुलाई में इस पर रोक लगा दी थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रेयर अर्थ की सप्लाई पर सहमति के साथ दोनों देशों के बीच 10 मुद्दों पर सहमति बन गई। दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द सीधी उड़ानें बहाल करने पर भी सहमति बन गई। इसके अलावा वीजा सुविधा को आसान बनाने का फैसला भी ले लिया गया। भारत और चीन में कैलाश मानसरोवर यात्रा जारी रखने और 2026 से तीर्थ यात्रा का विस्तार करने पर भी सहमति बनी। लेकिन सबसे अहम रहा रेयर अर्थ पर चीन का भारत को सप्लाई के लिए तैयार होना। सौभाग्य की बात यह कि ये क्या खबर है कि रेयर अर्थ की वजह से वर्ल्ड वॉर तक हो सकती है। चीन ने पूरी दुनिया का टेटुआ दबा कर रखा, रेयर अर्थ नहीं दे रहा, ब्लैकमेल कर रखा है सारे देशों को। तो है क्या ये चीज, है क्या ये चीज जो चीन ने दबा रखी है? ये रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं और इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है इन पर? कोई कह रहा है कि इनकी वजह से कहीं वर्ल्ड वॉर ही ना हो जाए। इतना बड़ा मामला है तो जानकारी तो होनी चाहिए, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। चीन से बातचीत फिर से शुरू हुई तो चीन भारत को रेयर अर्थ मिनरल देने को फिर से राजी हो गया। लेकिन ये होते क्या हैं रेयर अर्थ, ये ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है। तो पहली बात तो ये समझिए कि ये 17 धातु जैसे लोहा होता है, तांबा होता है, सोना होता है, चांदी होती है, ये भी वैसे ही मिनरल है। ये भी धरती में पाए जाते हैं और इनकी भी माइनिंग होती है। जैसे लोहा निकालते हैं, सोना निकालते हैं, इन 17 धातुओं की भी खदानें होती हैं। तो फिर इनमें खास बात क्या है? तो पहली बात तो यह कि इनको आसानी से धरती से निकाला नहीं जा सकता। दूसरा यह कि निकालने के बाद इनको अलग करना, साफ करना, रिफाइन करना बहुत टेढ़ी खीर है और वो तकनीक बहुत से देशों के पास है ही नहीं। लोहा, सोना, चांदी वगैरह तो सदियों से निकाला जा रहा है जमीन से। इन 17 धातुओं का असल में कुछ टाइम पहले तक कोई खास इस्तेमाल ही नहीं था, तो इनको जमीन से निकालने पर ज्यादा किसी ने जोर ही नहीं लगाया। तो अब ऐसा क्या इस्तेमाल आ गया इनका कि सबको ये रेयर अर्थ धातु चाहिए?
असल में इनमें होता है मैग्नेट, चुंबक, और इनके चुंबक का इस्तेमाल किसमें होता है? स्मार्टफोन में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, और भी कई चीजों में होता है, लेकिन फोन और खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना नहीं बन सकती। मतलब उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर ये वाले चुंबक ना हो तो वो नहीं बना सकते। मतलब है तो चुंबक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक बहुत ही छोटा सा पुर्जा ये रेयर अर्थ वाला, लेकिन इतना अहम पुर्जा है कि समझ लीजिए कि गाड़ी का चलना ही उस पर निर्भर है। वैसे तो हवाई जहाज के इंजन में भी ये चुंबक चाहिए, आपकी टीवी की स्क्रीन पर तड़कते भड़कते रंग दिखाने के लिए भी ये चुंबक चाहिए, आपके फोन की स्क्रीन चलाने के लिए भी ये चुंबक चाहिए, बिजली के प्लांटों में टरबाइन चलाने के लिए भी ये चुंबक चाहिए, गाड़ियों में भी ये चुंबक चाहिए। लेकिन बाकी सब चीजों का काम तो फिर भी दूसरी तकनीक से चलाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है ये चुंबक बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। यानी इलॉन मस्क की टेस्ला हो या और भी दुनिया भर की जो बैटरी से गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर उनको रेयर अर्थ मैग्नेट ना मिले तो उन पर ताला लग जाए, ये सिचुएशन है। और इन चुंबक वाली धातुओं की दुनिया भर की 60 से 70% खदानें कहां हैं? चीन में। और जहां तक रिफाइनिंग की बात है तो वो दुनिया भर का 90% चीन में होता है, यानी हर 10 में 9 चुंबक चीन से आते हैं। यह सिचुएशन है। और यह सिचुएशन कैसे बनी? यह सिचुएशन बनी 30-40 साल में। चीन ने 30-40 साल पहले देख लिया था कि ये जो रेयर अर्थ वाले खनिज हैं, इनको दुनिया में ज्यादा देश तो निकाल ही नहीं रहे जमीन से, क्योंकि उनको निकालना महंगा होता है। लेकिन 70 के दशक में दुनिया तेल का खेल देख चुकी थी। अरब इजराइल जंग हुई तो वो जंग जब हुई तो अरब देशों के पास तेल था, तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। फिर ईरान इराक जंग हुई थी और तेल को लेकर कई जंगें हुई। तेल से ही दुनिया भर की गाड़ियां चलती थीं, तो जिसके पास तेल था वो दुनिया के बाकी देशों को ब्लैकमेल कर सकता था। ये वाला खेल दुनिया देख चुकी थी। तो चीन ने यह देखा कि तेल तो है नहीं उसके पास, तो तेल के बाद वो कौन सी चीज हो सकती है जिस पर कंट्रोल हो जाए तो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है। उसने कई चीजों पर दांव लगाना शुरू किया, पूरी प्लानिंग के साथ। उसी टाइम उसने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया होती जा रही है और जापान और कोरिया जैसे देश इलेक्ट्रॉनिक सामान में दुनिया में आगे निकलते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना तब आया नहीं था, लेकिन रिसर्च चल रही थी। मोबाइल फोन भी नए नए आ रहे थे और उनमें भी बैटरी का खेल था, जैसे बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में। तो चीन ने देखा इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक युग में रेयर अर्थ चुंबक जो हैं उनको बनाने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अमेरिका में बनते थे ज्यादातर तो, और सब लोग ले जाते थे। चीन ने इन चुंबकों को बनाने पर दांव लगाया। उसने अपनी जमीन का सर्वे किया तो उसको अपने यहां कई जगह मिले। उसने बड़े पैमाने पर खदानें खोदनी शुरू कर दी। ये सोने चांदी की तरह नहीं होते, पूरे ट्रक भर मिट्टी निकालो खदान से तो थोड़े से ग्राम आपको मिलेगा रेयर अर्थ। उसके बाद उसकी सफाई के प्लांट लगाए, उसकी रिफाइनिंग के प्लांट लगाए, उसके चुंबक बनाने की फैक्ट्रियां लगाई, यानी सारे घोड़े खोल दिए चीन ने। 30-40 साल पहले से यह हालत हो गई कि चीन इतने सस्ते मैग्नेट बनाने बैठ गया कि अमेरिका ने 2002 में अपनी खदान ही बंद कर दी। चीन ने ऐसा कर दिया कि रेट ही इतने गिरा दिए रेयर अर्थ मैग्नेट के कि दुनिया के दूसरे देशों ने बोला कि छोड़ो, हम क्यों मेहनत करें, चीन से सस्ते सस्ते मैग्नेट मिल तो रहे हैं। अमेरिका ने अपना प्लांट ही बंद कर दिया 2002 में। फिर स्मार्टफोन की क्रांति आ गई, उसमें ये चुंबक लगे, लेकिन चीन सप्लाई कर रहा था सस्ते सस्ते, कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति आ गई, टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बन गई। चीन में तो ज्यादातर गाड़ियां ही इलेक्ट्रिक होने लग गई। पेट्रोल डीजल का युग खत्म होने की प्लानिंग होने लगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्लान दुनिया में कई सरकारें बनाने लग गई कि इस साल तक, फलां साल तक पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद कर देंगे। सब योजनाएं बन गई, सब गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारा तामझाम किस पर टिका हुआ था? रेयर अर्थ चुंबक पर। और वो 90% बना रहा है चाइना। तो जो ताकत तेल बेचने वाले अरब देशों और दूसरे देशों के पास थी, वो आ गई चीन के पास। ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी दुनिया को, तो चीन ने ये वाली रग दबा दी। उसने उन चुंबकों की सप्लाई रोक दी। दुनिया भर के देशों को तब ख्याल आया कि अरे ये कंट्रोल तो चीन के पास है।
दुनिया भर की गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर ताला लगने की नौबत आ गई। इलेक्ट्रिक कारों के मामलों में तो भारत की भी कई कंपनियों को अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ गई। अब जब चीन फिर से बात हुई है चीन से, तो चीन ने सप्लाई फिर से बहाल करने की बात की है। आगे के लिए अब दुनिया तैयार तो हो रही है, भारत भी तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। चीन 30-40 साल पहले से लगा हुआ है, 90% प्रोडक्शन उसके पास हो रहा है। सिर्फ अपने यहां की खदानों से ही नहीं, चीन ने ऐसे बहुत सारे देशों को अपने जाल में जकड़ लिया है जहां रेयर अर्थ मौजूद हैं जमीन के अंदर। म्यांमार में बहुत हैं, वहां की मिलिट्री सरकार चीन के इशारे पर चलती है। चीन वहां से रेयर अर्थ लेकर अपने यहां रिफाइन करता है। अफ्रीका के तो बहुत सारे देशों में चीन की कंपनियों ने इनकी खदानों के ठेके ले लिए हैं, वहां से रेयर अर्थ चीन अपने यहां ले जाकर रिफाइन करता है। बलूचिस्तान पर भी तो इसीलिए नजर है चीन की। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उस पूरे रास्ते पर वो रेयर अर्थ की खदानें लगाने पर नजर बनाया हुआ है। चीन के पास जो तकनीक इनको निकालने की और रिफाइन करने की है, वो बाकी देशों को करने में कई साल लग सकते हैं। तब तक चीन का प्लान है कि वो और आगे निकल जाएगा। तो अभी तो चीन ही इनको निकाल रहा है और ये चुंबक बना रहा है कि जमीन के अंदर ये, उसके बाद ये किन किन देशों में, अभी तो चीन निकाल रहा है। कौन से देश ऐसे हैं जहां से ये निकाले जा सकते हैं? भले ही अभी कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन आगे चलकर जो चीन के ब्लैकमेल से बच सकते हैं वो कौन से देश हैं? क्योंकि उनके पास अपने रेयर अर्थ होंगे और वो चीन पर निर्भर नहीं होंगे। यानी ये खनिज सबसे ज्यादा किसकी जमीन में? तो अनुमान यह है कि नंबर 1 पर तो चीन ही है। अनुमान है कि उसकी जमीन में 4,40,00,000 टन रेयर अर्थ मिनरल हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? ब्राजील। अनुमान है कि ब्राजील की जमीन में 2,10,00,000 टन रेयर अर्थ है। यानी ब्राजील दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है इस गेम में, क्योंकि आने वाला टाइम तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही दिख रहा है। पेट्रोल डीजल के जमाने लदले वाले। अरब देश देख रहे हो ना आप, सऊदी अरब से लेकर दुबई, कतर वगैरह, सब लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं जब उनके तेल से कमाई के दिन खत्म होने वाले हैं। पहले देखते थे कि किस देश के पास कितना तेल का भंडार है, अब जमाना आएगा रेयर अर्थ के भंडार देखने का। तो चीन के पास है सबसे बड़ा भंडार, 4,40,00,000 टन का अनुमान है। दूसरा ब्राजील के पास है, और तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ का भंडार किस देश की जमीन में है? भारत, इंडिया, अपना भारतवर्ष। करीब 70 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल होने का अनुमान है भारत की जमीन में। लेकिन यह सब अभी भंडार ही है, जमीन में ही है। इसको निकालना, साफ करना, रिफाइन करना, फिर उसके मैग्नेट बनाना, पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। भारत लग गया इस काम पर, टाइम तो लगेगा। चीन कई साल से कर रहा है, और शुरू में तो कोई देश उतना सस्ता और उतनी क्षमता की रिफाइनिंग भी नहीं कर पाएगा, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। एक सरकारी घोषणा आपने सुनी होगी इस साल कि भारत नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू कर रहा है। यह उसी काम का मिशन है। कुछ साल लगेंगे, तब तक चीन से ही लेना होगा। लेकिन अगली बार जब कोई आपको बताए ना कि चीन से रेयर अर्थ की डील हो गई है या चीन रेयर अर्थ पर ब्लैकमेल कर रहा है, तो कहानी क्या है वो आपको भी समझ में आएगी और दूसरों को भी समझा देना। तेल के खेल में दुनिया के कैसे कैसे देशों को आपने कहां से कहां जाते देखा ना इसी जिंदगी में। दूसरे देशों के गरीब मां बापों के बच्चे तेल की कमाई से कैसे रईस हो गए, आपने देखा ना। अब अपने देश की बारी है। आपके बच्चों की जिंदगी बदलने का टाइम आने वाला है। वो क्या कहते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। 100 बात की एक बात। उधर ईरान के उपराष्ट्रपति ने किसी भी वक्त नए युद्ध के शुरू होने की आशंका जता दी। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल के साथ हुए किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार कर दिया। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने यह ऐलान तक कर दिया कि हालात बेहद नाजुक हैं और किसी भी वक्त नया युद्ध भी शुरू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि रूस पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे का मकसद भी भारत के सहयोगी रूस पर दबाव बनाना ही था। भारत में रूस के दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने भारत और रूस के रिश्तों को पहले से ज्यादा मजबूत बताया। उनके मुताबिक प्रतिबंधों और टैरिफ के जरिए भारत और रूस के रिश्तों को कमजोर करने की अमेरिका की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी।
भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 213 अंक चढ़ा तो निफ्टी उछलकर 25,050 के स्तर पर पहुंच गया। ब्रॉडर मार्केट में भी मजबूत उछाल देखने को मिला। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 1,80,000 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी, आईटी और रियल्टी इंडेक्स में रही, जबकि मीडिया और फार्मा सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए। इधर बिहार में मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की अदला बदली किए जाने का आरोप लगने से बवाल हो गया। वहां एक बच्चे को जन्म देने वाली महिला के परिजनों ने दावा किया कि महिला ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन उन्हें बेटी दे दी गई। चौंका देने वाला मामला श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का रहा। वहां चंचल कुमारी नाम की महिला ने बच्चे को जन्म दिया। चंचल के परिवार के मुताबिक उन्हें अस्पताल की नर्सों ने बताया कि बेटा हुआ है। बच्चे का चेहरा भी दिखाया गया। उसके बाद तो परिवार के लोग खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने नर्सों को 2,000 रुपयों की बख्शीश भी दी। बाद में महिला की अस्पताल से छुट्टी हुई तो वो लोग कपड़े में लिपटे बच्चे को लेकर हंसी खुशी घर पहुंचे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही, क्योंकि चंचल के परिवार के मुताबिक कपड़ा खोलकर बच्चे को देखा गया तो अलग बच्चा था, यानी उनका बच्चा नहीं था। और इसके बाद तो चंचल कुमारी और उनके परिजन दोबारा अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने शिकायत की कि चंचल कुमारी ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी जगह किसी और का बच्चा थमा दिया गया। ये बात सुनकर अस्पताल प्रशासन भी सन्न रह गया। उसने फौरन जांच शुरू कर दी। हैरान कर देने वाला मामला मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का रहा। वहां बच्चे को जन्म देने वाली चंचल के परिवार ने बताया कि उन्हें बेटा पैदा होने की जानकारी दी गई थी। हाँ, बच्चा हम लोग देखे, सब आदमी हम लोग देखे हैं, सब आदमी, सिस्टर भी देखी है, दाई भी देखी है कि लड़का है। लेकिन अय्यापुर थाना इलाके का रहने वाला वो परिवार जब बच्चे को लेकर अपने घर पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बच्चा हुआ था? लड़का। कैसे पता लगा? दिखाया था अंदर में। दिखाया था? हाँ। अभी क्या है? लड़के। चंचल कुमारी के परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी कर दी। उधर लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जो 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया, उसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया। बिल में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर लगातार 30 दिन के लिए हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए। इनमें संघ राज्य क्षेत्र शासन बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और 130वां संविधान संशोधन बिल शामिल रहे। विपक्ष ने तीनों बिलों का विरोध किया, जिसके बाद अमित शाह ने तीनों बिलों को जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 पेश किया। इसमें गेम प्रोवाइडरों, प्रमोटरों और आर्थिक रूप से समर्थन देने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। हालांकि ऑनलाइन गेम खेलने वालों और पीड़ितों को कोई सजा नहीं मिलेगी। लोकसभा में अमित शाह के बिल पेश करने के बाद विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज के टुकड़े गृह मंत्री की तरफ उछाल दिए। विपक्ष के कुछ सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इस बीच भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन डीआरडीओ के मुताबिक यह मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखती है। यानी भारत की इस मिसाइल की जद में न सिर्फ चीन बल्कि पूरा यूरोप और अफ्रीका भी आएगा। इसकी रफ्तार मैक 24 मतलब आवाज की गति से भी 24 गुना तेज, यानी करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 5 अग्नि 5 इस सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है, जो अपने साथ एक बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। ये जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है और ये एक बार में कई टारगेट पर एक साथ हमला कर सकती है। भारत के अलावा दुनिया में केवल 7 देश ऐसे हैं जिनके पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी वजह से इसे भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। उधर हॉकी के एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। 29 अगस्त से शुरू होने वाले हॉकी के एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। हॉकी का एशिया कप बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। आईसीसी ने वनडे इंटरनेशनल के गेंदबाजों की जो रैंकिंग जारी की, उसमें दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज टॉप पर पहुंच गए। केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में जबरदस्त गेंदबाजी की, जिसकी वजह से वो रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए।
टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स और रायली ओपेल्का की जोड़ी टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन के मिक्स डबल से बाहर हो गई। उन्हें आंद्रे रूबलेव और कैरोलिना मुकोवा की जोड़ी ने पहले ही मुकाबले में 4-2 और 5-4 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक कंटेनर में भरकर सैकड़ों भैंस के बच्चों की अवैध तस्करी करने का मामला सामने आया। उनमें भैंसों के कई बच्चे मरे पाए गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने तस्करी के आरोप में कंटेनर के ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। उधर तमिलनाडु के मदुरई में झंडा फहराने के लिए लगाया जा रहा 100 फीट ऊंचा एक खंबा गिरने से हड़कंप मच गया। वहां दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने वाले एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के दूसरे राज्य सम्मेलन की तैयारी चल रही थी। इसके लिए वो खंबा लगाया जा रहा था ताकि उस पर उनकी पार्टी का झंडा लगाया जा सके। इस दौरान पार्टी के महासचिव एन आनंद सम्मेलन होने वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन तभी 100 फीट ऊंचा वो खंबा नीचे गिर गया और वहां खड़ी एक कार उसकी चपेट में आ गई। इस हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग उस खंबे को हटाने की कोशिश में लग गए। वहां इतना लंबा और भारी भरकम खंबा गिरने की वजह से वो कार बुरी तरह तहस नहस हो गई। उसके शीशे चकनाचूर होकर इधर उधर बिखरे नजर आए। कार के ऊपर का हिस्सा बुरी तरह टूट फूट गया। गनीमत यह रही कि खंबा गिरने के दौरान कार में कोई सवार नहीं था और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे से पहले कुछ लोग एक क्रेन की मदद से उस खंबे को खड़ा करते दिखे, लेकिन इससे पहले कि वो उस खंबे को नट बोल्ट लगाकर सेट कर पाते, वो अचानक गिर गया और कार हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक मदुरई जिले के तिरुमंगलम में यह हादसा उस वक्त हुआ जब दक्षिण की फिल्मों में काम करने वाले एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के दूसरे राज्य सम्मेलन की तैयारी चल रही थी। इसके लिए वहां 100 फीट ऊंचा वो खंबा लगाया जा रहा था ताकि उसके ऊपर पार्टी का झंडा फहराया जा सके, लेकिन तभी वो खंबा नीचे गिर गया।